करते हैं अपने एक नई वीडियो में, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग 11th क्लास के बुक सेकंड की क्लासेस चल रही थी, उसी में आज हम भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और देखिए इम्पोर्टेंट लेसन को। जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं भू आकृतियों के बारे में। सबसे पहले भू आकृतियों के बारे में समझेंगे कि वह बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। यानी अगर बल देखें तो बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यानी जो बल है, बल दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर्जनिक तथा आंतरिक बल। उन आंतरिक बलों को हम एक अंतर्जनित बल भी कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रिया का जो परिणाम होता है वो उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसन निम्न क्षेत्रों का भराव, अधिवृद्धि, तलोचन होता है। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं। उन्हें हम अंतर्जनित बल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं भू आकृतियों की प्रक्रियाएं। यानी जो भू आकृतिक जो प्रक्रिया हैं भू आकृतिक, तो उनके बारे में देखेंगे कि धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित बाह्यजनिक बलों द्वारा दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में विन्यास में परिवर्तन को हम भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी धरातल के जो पदार्थ पर अंतर्जनित एवं बाह्यजनिक बलों द्वारा भू भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखियां अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया हैं। अपक्षय बृहत अपरदन एवं निक्षेपण बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं अपक्षय की। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अगर हम अपक्षय की बात करें तो अपक्षय को जो है वो मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में उसे हम परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं कि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थानीय तथा या तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है? अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है और यह एक स्वस्थानीय तथा तदस्थन प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रियाओं को हम तीन प्रकार से समझते हैं। एक तो रासायनिक प्रक्रिया, दूसरी भौतिक एवं यांत्रिक, तीसरी जैविक प्रक्रिया। यानी पहली रासायनिक, दूसरी भौतिक, तीसरी जैविक। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया क्या है देखते हैं हम।
रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया देखते हैं हम सबसे पहले। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह, जैसे कि विलयन, जब विलयन होता है, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन या न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। यानी जब सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं तो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम कि पौधों पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी पौधों एवं पशुओं का जो अपघटन होता है उससे क्या होता है कि जो भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। अगर हम देखें अब भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के रूप में, तो भौतिक अपक्षय प्रक्रिया क्या होती है? भौतिक या आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। अगर हम ये अनप्रयुक्त बल जो है वो जैसे निम्नलिखित अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, एक वो हमारा एक अनप्रयुक्त बल है, जो कि जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं आरूपण प्रतिबल। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो तापक्रम परिवर्तन, क्रिस्टल रबों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न वितरण बल होता है। उसी प्रकार अब हम देखें कि अपक्षय के जो विशेष प्रभाव है वो कौन कौन से हैं, यानी अपक्षय का क्या प्रभाव पड़ता है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपसकल अपसल्कन क्या होता है कि अपसल्कन का परिणाम है कि प्रक्रिया नहीं है। जो अपसल्कन है एक परिणाम है, यह एक प्रक्रिया नहीं है। सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। यानी सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अब हम अपक्षय का महत्व देख लेते हैं, यानी क्या लाभ है अपक्षय का। तो सेलों का जो अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम, तांबा के अयस्कों से समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय क्या है? एक मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं भूस्खलन की। भूस्खलन क्या है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट से समझते हैं। किसी भी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। यानी जैसे कि ये पहाड़ी क्षेत्र अगर हो जाए और यहाँ पर किसी कारण से जब ये पहाड़ी क्षेत्र टूट के नीचे गिरता है इस प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। अब देखते हैं हम अपर्धन एवं निक्षेपण। अपर्धन एवं निक्षेपण अगर हम देखें तो अपर्धन के अंतर्गत सेलों के मलबे की मलबे की जो उत्पत्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। निक्षेपण जो है वो अपर्धन का परिणाम होता है।
यानी निक्षेपण क्या है, यानी जैसे कि यहाँ से यह अपर्दन हुआ और यहाँ पर ये मलबा किसी कारण से आया और जब यहाँ एक जमाव हो जाता है तो उसी को हम निक्षेपण कहते हैं। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उसे परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया कि अपर्दन एवं निक्षेपण में क्या अंतर होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे तो मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर ही निर्भर करती है। किस पर? अपक्षय पर ही निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। यानी जो जीव एवं पौधों के मृत अवशेष होते हैं वो ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। अब मृदा निर्माण के कारक देखेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। पहला यह कारक है कि मूल पदार्थ, जिसे हम सेलों के नाम से जानते हैं। दूसरी की अगर बात करें तो स्थलाकृति, तीसरी जलवायु और चौथी जैविक क्रियाएं एवं समय। यानी मूल पदार्थ सेल है, स्थलाकृति जल, तीसरी जलवायु, चौथी जैविक क्रिया एवं समय। बात करते हैं स्थलाकृति एवं उच्चावच के बारे में। यानी स्थलाकृति और उच्चावच के बारे में जानेंगे तो तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। यानी स्थलाकृति और उच्चावच में क्या होता है, तीव्र ढालों पर जो है मृदा कैसी होती है, वो छिछली तथा सपाट होती है, उच्च क्षेत्रों में गहरी और मोटी होती है तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी और मोटी होती है। अब हम बात करते हैं जैविक क्रियाओं की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा। तो जैविक क्रिया क्या है? राइजोबियम एक प्रकार का एक बैक्टीरिया है। क्या? राइजोबियम जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए एक लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। क्या करता है? एक नाइट्रोजन निर्धारित करता है। केंचुए क्या करते हैं? मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन कैसा होता है? एक परिवर्तन हो जाता है। यानी केंचुए जो है मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का जो गठन है एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि एक रात में जो ये मिट्टी खा करके बाहर निकालते हैं तो उनकी मिट्टी पर एक चमकदार परत बन जाती है। किसके कारण? रासायनिक परिवर्तन। तो रात में वो एक रोशनी का भी काम करते हैं, यानी दूर से वो दिखाई पड़ती है। चलिए अब हम भू आकृतिक से बनने वाले इस लेसन से प्रश्नों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया, अनुक्रमिक का मतलब क्रम से, तो वो एक अपर्दन होती है। जल नियोजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पदार्थ को प्रभावित करती है? तो वो लवण को प्रभावित करती है। मलबा को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो वो तीव्र प्रवाही और बृहत संचलन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से हमने भू आकृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जो था वो हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे इसी से संबंधित, अब भू आकृतियां तथा उनके विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने भू आकृतियों का निर्माण देखा, किस प्रकार से निर्माण होता है और कैसे। तो अब हम देखेंगे तो भू आकृतियां तथा उनके विकास के बारे में देखेंगे। हमने आगे देखते हैं कि निक्षेपण प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बताया था निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जब अपर्दन होता है तो अपर्दन के कारण जो भी मिट्टी लाई जाती है उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो से हम निक्षेपण के रूप में जानते हैं। निक्षेपण से भी धरातीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। अब हम देखते हैं प्रवाहित जल। प्रवाहित जल क्या होता है? प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की एक स्थल रूपी संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन हम लोग पढ़ेंगे और वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले जब हम प्रवाहित जल जहां से स्टार्ट होता है वो एवावस्था में चलता है। यानी नदी की भी एक अवस्था होती है
तो इस अवस्था में यानी जब युवावस्था में चलता है, तो जैसा कि हमने ये मेरा पहाड़ी क्षेत्र हुआ इस प्रकार से, और जब यहाँ से हमारा जल निकलता है यानी कोई भी नदी निकलती है, तो यहाँ से जब स्टार्ट से चलती है तो उसे हम युवावस्था के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ तीव्र होता है। तो इस अवस्था नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां क्या उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, यानी जब युवावस्था से जो चलती हैं तो वो क्या करती है, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। आगे देखेंगे हम, विभाजक अत्यधिक विस्तृत चौड़े व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। यानी जो विभाजक होते हैं, यानी अगर हम देखें तो विभाजक अत्यधिक विस्तृत चौड़े व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर एक नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक विसर्प विकसित हो जाते हैं। आगे देखेंगे, जहां अनवरत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जलप्रपात व छिप प्रक्रियाएं बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। यानी इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धावस्था की। किसकी बात करेंगे? वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल क्या होता है? एक मंद होता है। यानी वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल जो है वो कैसा होता है? एक मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। यानी जो नदियां हैं वो स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं और निकल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं अपर्दित स्थल रूप क्या है। अपर्दित स्थल रूपों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपर्दित स्थल रूपों में, सबसे पहले हम घाटियों के बारे में देखेंगे। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की घाटी, गर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। यानी जो गार्ज होती है वो एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों पार्श्व जो तीव्र ढाल होते हैं। यानी जो इस प्रकार से जो गार्ज होती है वो इस प्रकार के रूप में होती है, या हम ऐसे कहें यानी ये जो है वो ढाल बहुत तीव्र होती है। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं। यह भी एक गर्ज की भांति गहरी होती है। गर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक ही समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गर्ज का एक दूसरा रूप है। कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज जो है वो कठोर चट्टानों से बनता है। गार्ज किससे बनता है? कठोर चट्टानों से बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में। जिसे हम बात करेंगे जलोढ़ पंख, यानी जो निक्षेपित स्थल रूप हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है।
बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका, यानी बाढ़ मैदान और प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका जो है उनके बारे में देखेंगे। तो जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। देखेंगे भौमजल की बात। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थल रूपों का नाम दिया गया है। यह एक नाम एड्रियाटिक सागर के साथ वाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों में विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। यानी किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को हम कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। और यह नाम जो है वो एड्रियाटिक सागर के साथ वाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अब बात करते हैं अपर्दित स्थल रूप। स्टेलिकटाइट एवं स्टेलिगमाइट भूमिगत जल द्वारा एक निर्मित आकृति है। यानी स्टेलिकटाइट और स्टेलिगमाइट जो है एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित एक आकृति है। स्टेलिकटाइट जो है वो स्टेलिगमाइट और स्तंभ। स्टेलिकटाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए स्तंभ होते हैं, यानी इस प्रकार से होते हैं लटकते हुए। हिमनद की बात करें तो हिमनद जो है मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान रहते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग यानी गोमुख। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है, यानी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से, यानी जब ये दोनों मिलती हैं तो ये वहां पर एक क्या बनती है, एक नदी बन जाती है जो इसका नाम पड़ता है गंगा। क्या पड़ता है? गंगा। यानी देवप्रयाग के निकट जब अलकनंदा और भागीरथी निकलती है तो वहां पर गंगा नाम बनता है। सबसे पहले अगर देखें तो भागीरथी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री यमुनोत्री के अग्रभाग के गोमुख से, और वास्तव में अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो अलकापुरी से है। अब देखते हैं अपर्दित स्थल रूपों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सर्क। तो सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी व अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों को में देखने को हमें मिलती है, और इन झीलों को सर्क झील या टोर्न झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सर्क झील या टोर्न झील के नाम से जानते हैं। हॉर्न या गिर सुरंग और सिरटे कटक के बारे में देखेंगे। हॉर्न एवं ग्रीसरंग और सिरटेक कटक देखेंगे। तो सर्क, हॉर्न या ग्रीसरंग और सिरटेक कटक का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा होता है। आल्पस पर्वत सबसे ऊंची चोटी जो कि मैटर हॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो कि सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। यानी आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैटरहॉर्न। और हिमालय पर एवरेस्ट है, जो कि हॉर्न है, जो कि सर के शीर्ष से निर्मित है। चलिए आगे देखते हैं। हिमनद घाटी एवं गर्त। हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में यू आकार की दिखती हैं।
यानी कैसे दिखती हैं? यू आकार की जो घाटियां हैं वो हिमानीकृत घाटियां गर्त के रूप में दिखती हैं। ड्रमलिन देखते हैं। ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन जो है हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप में है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। यह 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलन एक हिमनद सम्मुख भाग स्ट्रॉस कहलाता है, जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल के लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानें मलबे में भरने व उसके बर्फ की दरारों में भारी चट्टानें मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। अपर्दित स्थल रूप भृगु, वेदिकाएं, कंदरकाएं तथा स्टैक, यानी अपर्दित स्थल रूप भृगु, वेदिकाएं, कंदरकाएं तथा स्टैक के बारे में देखें। ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती है। यानी ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां हैं, तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तो वो एक होता है तरुणावस्था में। किसमें होता है? तरुणावस्था में। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? कैनियन। यानी जो सीढ़ी नुमा होती है वो किस नाम से जानी जाती है? वो सीढ़ी नुमा यानी कैनियन के नाम से जानी जाती है। किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो वो चूना पत्थर प्रदेश में होती है। कौन सा वक्तव्य लेपित शब्द से परिभाषित किया होता है? तो वो होता है छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त के रूप से। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर के नाम से जानते हैं। यानी गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल व उन्हें हम सर के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे आगे से
अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और लोग स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में सबसे पहले पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। यानी जो वायुमंडल है वो गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इन्हीं जो वायुमंडल की ऊपरी परतों गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे कि 120 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी भी है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली जो पर्यावरणिक किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सबसे पहले देखेंगे अब हम जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी एक परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। अब हम देखते हैं धूल कण के बारे में।
धूल कण ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की काल्मा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जो जमाव है वो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यह अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की सतह का कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर तथा यह ध्रुव को निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत पर वृत्त से सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड घटता जाता है। क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जाना जाता है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। आगे हम देखते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा की हवा का तापमान जो है वो -80 डिग्री और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यानी होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है। यह परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम आयन के नाम से भी जानते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इसे संस्तर द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। चलिए आगे देखेंगे। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्यमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे हम बाह्यमंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है। बहुविकल्पिक प्रश्न से देखेंगे कौन सी गैस वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन है जो कि 78% पाई जाती है। वह वायुमंडल जो भारत से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो वो क्षोभ मंडल है, यानी पृथ्वी से सबसे पहली परत। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की काल्मा, महीन किससे संबंधित है, तो वो धूलकण से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर ऊपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इससे बनने वाले जो प्रश्न थे जलवायु से, तो वो ये थे, बहुत महत्वपूर्ण रहा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान से संबंधित। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, आपको जैसा भी मिला हो। आपके प्रतिक्रियाएं ही हमें उत्साहित करती हैं। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। यानी कल इसी टाइम 7:30 बजे और 8 बजे के बीच हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।